हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निबोश आईजीवन एलिमेंट 3 पार्ट 2 के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है और आजकल जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने ट्राई किया है कि जितने सैम्पल क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे वो सिनेरियो बेस्ड करें। उसी तरीके से आपको एक बात और समझना होगा कि सिलेबस टफ नहीं हुआ है, बस आपको आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो कंसेप्ट है, उसको थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा। द वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा है उसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पहले निबोश में अगर आपसे पूछा जाता था कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स क्या है, तो उसी क्वेश्चन को अभी सिनेरियो बेस्ड में क्या होगा कि आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसमें आप ऐसे सेफ्टी ऑफिसर, आपके कंपनी में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बस यही है वो डिफरेंस जो आपको समझना होगा, लेकिन आंसर या कंटेंट जो आपको लिखने का है वो सेम ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे एलिमेंट 3 के पार्ट 2 के क्वेश्चंस को। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इन द रोल ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर दैट ऑल पर्सन्स आर अवेयर ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ऐसे सेफ्टी ऑफिसर जब आप कंपनी में काम करते हो तो आपके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है कि आपकी कंपनी के सारे लोग उनके हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायर्स टीम एफर्ट्स फ्रॉम एवरीवन। सब लोगों का टीम एफर्ट चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग कलेक्टिव एंथुसियाज्म स्किल्स एंड एफर्ट्स, टोटली कंप्लीट एंथुसियाज्म स्किल्स को अगर लाना है तो उसके लिए टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट और इल हेल्थ rather than blaming any individual for accident occurs, एक अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन द स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एज पर योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द कोर्स। आपने इस कोर्स से हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की क्या डेफिनेशन सीखी है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो द शेयर्ड एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी इज नोन एज हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इन द हाई रिस्क एरिया यू फाउंड द अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस ऑफ विजिटर्स, गिव 2 रीजंस व्हाई विजिटर्स टू ए वर्क प्लेस माइट बी एट ग्रेट रिस्क ऑफ इंजरी दैन एन एम्प्लॉय। अगर आप कुछ विजिटर्स को आपके हाई रिस्क एरिया में अगर पाते हो तो कुछ रीजंस दीजिए। मैंने ज़्यादा 2 से भी ज़्यादा रीजंस दिए हुए कि वो लोग हाई रिस्क में क्यों होते विजिटर्स। तो पहला रीज़न होता है कि विजिटर्स जो थे वो अनफेमिलियर रहते हैं वर्क प्लेस के, आपके जो प्रोसेस, हज़ार्ड्स और जो रिस्क होते हैं उनके बारे में उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। दूसरा, दे हैव लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द साइट और द प्रीमाइसेस लेआउट। उनको आपके साइट के बारे में, उनके साइट के प्रीमाइसेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। इसी तरीके से तीसरा, दे कैन कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी हिडन हज़ार्ड। कुछ भी अगर हज़ार्ड्स हिडन है तो उसके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हो कि दे मे नॉट हैव अप्रोप्रिएट पीपी। अगर उनके पास में प्रॉपर पीपी नहीं है तो दे आर नॉट फैमिलियर विथ इमरजेंसी प्रोसीजर्स, एस्केप रूट के बारे में उन्हें पता नहीं रहता। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडरिंग द एबो सिनेरियो, जो हमने क्वेश्चन 3 में डिस्कस किया था, व्हाट फर्दर एक्शंस विल बी टेकन बाय यू एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल टू प्रिवेंट द रिस्क। तो इन विजिटर्स के लिए रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या स्टेप्स लोगे। तो पहला तो आपके साइट पे विजिटर्स साइनिंग इन एंड बीइंग आउट प्रोवाइडेड विद इन साइट एस्कॉर्ट। आपके साइट में साइन इन एंड साइन आउट का रजिस्टर्स आप लगा सकते हो। इसी तरीके से उन्हें एस्कॉर्ट करके कहाँ पे उनको जाने का वो रास्ता दिखाने के लिए किसी बंदे को नियुक्त कर सकते हो। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट पीपी एंड बैडजेस, ताकि पता लग सके कि विजिटर्स आए हुए साइट पे। उसी तरीके से प्रोवाइडिंग सिंपल इंडक्शन प्रोसीजर्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि नए बंदे जो भी साइट पे, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है साइट के अवेयरनेस के बारे में, तो उसमें उनको तो इमरजेंसी प्रोसीजर इन सब के बारे में बताया जाता है, तो वो आप दे सकते हो। इसी तरीके से क्लियर मेकिंग ऑफ वॉकवे एरिया जो भी है उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें बताया जाए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। Two organizations share the same workplace and thus increasing the risk for everyone. Brief out the suggestions to management to make sure they could cooperate to achieve good health and safety standards. तो दोस्तों सवाल बहुत ही सिंपल है। 2 ऑर्गेनाइजेशन एक ही वर्क प्लेस पर अगर काम करती है तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप अगर ऐसे सेफ्टी काम करते हो तो किस तरीके से आप मेक श्योर कर सकते हो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से रिस्क को कम करके काम करें। तो इसमें आप लिख सकते हो कि वर्कफोर्स जो होती है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कफोर्स होती है वो दोनों जो होते हैं वो अवेयर होने चाहिए कौन कौन से हज़ार्ड्स दोनों कंपनी के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है।
उसी तरीके से सेफ्टी कमेटी जो होती है वो एक होनी चाहिए, ना कि दो, क्योंकि दो सेफ्टी कमेटी होगी तो दोनों सेफ्टी कमेटी के डिसीजंस जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो दोनों कंपनी के लिए एक सेफ्टी कमेटी बनानी चाहिए और दोनों कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो सेफ्टी कमेटी में होने चाहिए, तो ही पता लगेगा कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रायोरिटीज़ और हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स वो ले रहे हैं। इसी तरीके से उनको सिंगल विंडो सेफ्टी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे सारे डिसीजंस एक साथ लिए जाए। उसी तरीके से मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट डाटा। कॉमन इंस्पेक्शन प्लान्स होने चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ में। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कुछ भी है तो उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए दूसरे कंपनीज के साथ में टू कैरी आउट द वर्क। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स आर हायर्ड इन योर कंपनी टू कैरी आउट ए न्यू मेजर बिल्डिंग प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हाउ यू कुड रिड्यूस द रिस्क टू कॉन्ट्रैक्टर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एंड ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो आपने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को आपके साइट पे काम करने के लिए आपने नियुक्त किया हुआ है, और उस काम को करने के पहले और बाद में किस तरीके से जो भी रिस्क होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जो भी रिस्क आपके साइट पर, तो उसको आप किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हो, उसको किस तरीके से आप उस रिस्क को अरेस्ट कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो उसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियल सिलेक्शन ऑफ competent contractor ensuring they had sufficient resources and had allowed sufficient time। तो जब आप कॉम्पिटिटर कॉन्ट्रैक्टर को आप सेलेक्ट करो, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, उनके पास में पूरे रिसोर्सेस है कि नहीं उसको वेरीफाई करो, ये बहुत ज़रूरी होता है ये पॉइंट। दूसरा आप लिख सकते हैं कि नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जो जो भी इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर रिस्क उस वर्क एरिया में जो जो भी है उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करना पड़ता है। लोकेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल्स आपने कहाँ पे स्टोर किए हुए, जैसे कि एस्बेस्टोस, कुछ भी केमिकल्स अगर कुछ भी स्टोर कर रहे हो तो वो कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस पाइपलाइंस, वो सब उसके डिटेल्स देने पड़ते हैं। इसी तरीके से सेफ्टी, स्मोकिंग पॉलिसी, रूल्स, उन सब के बारे में बताना पड़ता है। उसके अलावा कुछ भी अगर परमिट, उस काम को करने के लिए अगर कुछ भी परमिट हो तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। वेलफेयर फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे वो आपको कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ेगा, वो डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से जब ये बिल्डिंग का काम चलता है तो एक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और वहाँ के जो भी पब्लिक या दूसरे कोई भी एम्प्लॉयज़ है तो उनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतने डिटेल्स आपको पूरी तरीके से चेक करना पड़ेगा। 7th question, it was noted that there is a deterioration in the health and safety culture in your organization. You are advised by the management to list out the factors that could have contributed to the deterioration and suggest the ways to improve। तो आपके मैनेजमेंट ने नोटिस किया कि आपके हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, डिटोरेशन हो रहा है, वहाँ पे कुछ कमियाँ आ रही है। तो आपको एडवाइस करना है कि आप किस तरीके से उसको सुधार सकते हो और क्या क्या रीजंस है। तो पहले आपको रीजंस देना पड़ेगा, जैसे कि लीडरशिप और कमिटमेंट नहीं है सीनियर लेवल से, प्रॉपर सुपरविजन नहीं है, सिकनेस, इल हेल्थ ज़्यादा है आपकी कंपनी में, तो ये सब कारण आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से ब्लेम कल्चर आपकी कंपनी में ज़्यादा है, कंसल्टेशन एंड वर्कर का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है डिफरेंट प्रोग्राम्स में वो कम है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को जो होता है कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है वर्कर के साथ में, कंसल्टेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है आपके वर्कफोर्स में काम करने को लेकर। उसी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग जो होता है वो प्रॉपर ढंग से दी नहीं जाती है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही वीक है और प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है। उसी तरीके से इकोनॉमी जो होता है वो नेगेटिव में जा रहा है, जॉब लॉस होने का चांसेस ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपनी के पास में, ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है। तो इतने ये जो फैक्टर्स है वो सब आपको लिखना पड़ेगा और किस तरीके से आपको उसको सुधार सकते हैं वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो वो इन नेगेटिव फैक्टर्स को आपको पॉजिटिव करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज ऑफ इम्प्रूविंग वर्कर परसेप्शन ऑफ हजार्ड्स। वर्कर्स के परसेप्शन ऑफ हजार्ड्स को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग जैसे कैरी आउट सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन्स आप लोग कैरी आउट कर सकते हैं, जिसमें आप पोस्टर्स, टूल बॉक्स टॉक्स एक्सेट्रा आप लोग अपने वर्कफोर्स को दे सकते हो। उसी तरीके से डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज़ द अवेयरनेस ऑफ हजार्ड्स एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है हजार्ड्स के, उसके बारे में आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलप करके आप अपने वर्कफोर्स को दे सकते हो। उसके अलावा आप लोग एडुकेट लाइटनिंग, कुछ भी काम करने के लिए जैसे नाइट शिफ्ट पे कुछ काम होता है जहाँ पे अंदर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं, तो वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग एलईडी दे सकते हो, एग्जॉस्ट दे सकते हो एलईडी। उसी तरीके से रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन सच एस नॉइस, अगर कहीं पे ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो उन सबको आप प्रोवाइड कर सकते हो। 9th क्वेश्चन जो है वो 8 क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा था कि परसेप्शन ऑफ रिस्क के बारे में। उसी तरीके से आपकी मैनेजमेंट आपको एडवाइस करती है कि आपको
आपके कंपनी के जो वर्कर्स में जो परसेप्शन ऑफ रिस्क है, हज़ार्ड एंड रिस्क है, उसको सुधारने का है। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो आपकी वर्कफोर्स में इस परसेप्शन ऑफ रिस्क को बढ़ाती है। तो उसका एक कारण हो सकता है कि सफरिंग फ्रॉम इलनेस, कुछ बीमारियों से वो सफ़र कर रहे हो, अंडर स्ट्रेस हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ हो सकती है, पर्सनल इश्यूज़ हो सकती है आपके वर्कफोर्स की। उसी तरीके से दे में भी फैटिग्ड, बीमार हो सकते हैं, या दे में भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अगर वो लेते तो वो भी उनके परसेप्शन ऑफ रिस्क को अफेक्ट करता है। दे हैव पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट इज़ क्यूइंग देयर थिंकिंग, पास्ट एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस रहता है जिसके कारण वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उसी तरीके से गुड क्वालिटी ट्रेनिंग और एजुकेशन अगर नहीं होगा तो वो भी उसे अफेक्ट करता है। उसी तरीके से देयर में भी रिक्वायर्ड टू वेयर पीपी, कभी कभार होता है कि पीपी पहनना पड़ता है और वो उनके कामों को अफेक्ट करता है, पसीना आता है किसी बंदों को, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हेलमेट ज़्यादा देर पहनने से, तो वो सब भी उसको अफेक्ट करता है। उसी तरीके से वर्क प्लेस कंडीशन जैसे हाई नॉइस, हीट, कुछ अगर हज़ार्ड वहाँ पे है तो वो प्रॉपर एग्जॉस्ट का ना होना, तो ये सब उसको अफेक्ट करता है। 10वां क्वेश्चन है गिव रीजंस व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ ए वैरायटी ऑफ मेथड्स टू कम्युनिकेट हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन इन वर्क प्लेस। एक वर्क प्लेस पे हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड्स को क्यों यूज़ करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए। तो फर्स्ट आप लोग कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है हेल्थ एंड सेफ्टी कैंपेन का आपके लोगों पर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से टू इन्वॉल्व डिफरेंट मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और टू डिफरेंट लेवल तक आप इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हो। उसके बाद टू मेक श्योर दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट इंडिविजुअली, वैरायटी प्रिवेंट्स और फैमिलियराइजेशन विद वन मेथड एंड देयर हेल्प्स टू रीइंफोर्स ए मैसेज। इसका मतलब होता है कि एक ही मेथड को यूज़ करने की जगह डिफरेंट मेथड्स को जब आप यूज़ करते हो तो लोग जो होते हैं वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं उस मैटर्स में, वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर एक ही मेथड यूज़ करोगे आप लोग तो लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना थोड़ा ज़रूरी रहता है। इसके अलावा लास्ट इट ऑल्सो हेल्प्स टू ओवरकम बैरियर्स सच एज इलिटरेसी एंड बोर्डम। इसे जैसे मैंने पहले भी कहा, बोर्डम, बोर हो जाना। इसी तरीके से अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता आपके वर्कफोर्स में तो आपको डिफरेंट मेथड्स यूज़ करना पड़ता है ताकि वो लोग डिफरेंट तरीक़ों से उस इन्फॉर्मेशन को समझ सके। अब लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। योर मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड टू पुट वैल्यूएबल हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन ऑन वर्क साइट notice board for better communication and need your help to do so. What are the 4 types of health and safety information that might usefully be displayed on a notice board within a workplace? आपके वर्क प्लेस पे आपके नोटिस बोर्ड पे 4 डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोग लगा सकते हो अगर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से आपके वर्कफोर्स को कम्युनिकेट करने का है, तो वो कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लगा सकते हो। तो उसमें एक तो एम्प्लॉयर्स की जो लायबिलिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होते हैं वो आप लगा सकते हो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स के बारे में आप दिखा सकते हो। उसी तरीके से इमरजेंसी इवैक्यूएशन, फायर प्रोसीजर्स क्या है, इमरजेंसी केस में क्या क्या करने का, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन आपके नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो ताकि आपके लोग उसे अच्छी तरीके से देख सके। इसके अलावा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कस किया था उसके बारे में आप लोग डिटेल्स में दे सकते हो। उसके अलावा डिटेल्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट्स एंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट दम, क्या क्या आपके टारगेट थे कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है उसके बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी पोस्टर्स, कैंपेन डिटेल्स, नियर मिस, इन सब के बारे में भी आप डिटेल्स दे सकते हो। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इन द अबव सिनेरियो आफ्टर पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन देयर वाज अ फीडबैक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ नोटिस बोर्ड्स एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन टू द वर्कफोर्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड। तो पहले के क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि पहले के क्वेश्चन में आपने देखा था कि नोटिस बोर्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लगा सकते हो। अब आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया लेकिन आपको कंप्लेंट दे रही है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली पास ऑन नहीं हो रही है, तो आप क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हो उसको अपडेट करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दे शुड बी वेल पोजिशन विद इन द वर्क प्लेस। आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रॉपर प्लेस पे रखी जानी चाहिए ताकि लोग उसे प्रॉपरली रीड आउट कर सके। रेगुलर रिव्यू ऑफ द नोटिस टू इंश्योर दैट दे आर अप टू डेट। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए, जो टॉपिक है उसके बारे में होना चाहिए। हाईलाइटिंग द सीरियस इश्यूज़ बाय यूज़ ऑफ पोस्टर्स एंड ग्राफ चार्ट्स। पोस्टर्स एंड ग्राफ चार्ट्स की हेल्प से आपको जो जो भी सीरियस इश्यूज़ जो होती है उसको आपको दिखाना पड़ता है। जैसे हमारी कंपनी में अगर कुछ भी नियर मिस या इंसिडेंट्स हैपन होते तो उसको हम लोग प्रॉपरली थ्रू ग्राफ चार्ट्स एंड पोस्टर्स से उसे डिस्प्ले करते ताकि लोग समझ सके उसे। उसी तरीके से यूज़ ऑफ लोकल वर्कफोर्स लैंग्वेज। आपकी मैन पावर जो वर्कफोर्स
जो लैंग्वेज यूज़ करती है उसी लैंग्वेज में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो ही उसको वो आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वर्कफोर्स अगर अरबिक लोगों की वर्कफोर्स है या हिंदी लोगों की वर्कफोर्स है और अगर आप इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में दोगे तो वो उसको ज़्यादा समझ नहीं सकते, तो आपको मैक्सिमम हिंदी या अरबिक में आपकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि वो लोग उसे आसानी से समझ सकें। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज़ इंडक्शन ट्रेनिंग, हाउ फॉर अ न्यू एम्प्लॉयज़ इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द वर्क प्लेस। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है और किस तरीके से इंडक्शन ट्रेनिंग जो होता है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क प्लेस में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसको कम कर सकता है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपकी कंपनी में अगर कोई भी नया बंदा आता है तो उस नए बंदे को उस कंपनी के तौर तरीके, प्रोसीजर्स, उन सब के बारे में थोड़ा एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है उसको। उस ट्रेनिंग को या उस इन्फॉर्मेशन पास को हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं ताकि वो जो बंदा होता है वो समझ सके कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से वेलफेयर फैसिलिटीज़ कहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर सके। तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इट प्रोवाइड द ट्रेनी विथ इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर his her safety in respect of hazards that may be encountered at various stages of development to full job competence। उस जॉब को अच्छे तरीके से करते समय क्या क्या हज़ार्ड्स कौन कौन से स्टेजेस पे आएंगे उसको अच्छे से समझने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से इंट्रोड्यूस द न्यू एम्प्लॉय टू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उस कल्चर को अगर नए बंदों को समझना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उन्हें पूरी अच्छी तरीके से इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी नए बंदे जो भी होते हैं उनको इंडक्शन ट्रेनिंग पूरे अच्छी तरीके से दी जाए। फाइनली लास्ट टिप जो है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मैक्सिमम दोस्तों तक इसको स्प्रेड कीजिए ताकि जो भी लोग निबोश की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को देखें और ये वीडियो भी उनके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल रहेगा ताकि वो इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से पास ऑन कर सकें।